अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैंने कुछ पेजेस आप लोगों को सेंड किए हैं, पेज नंबर 32 और 33। इस पे हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूक्लियर फोर्सेस वाला। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस एंड हाउ मैनी फोर्सेस आर एग्जिस्ट प्रेजेंटली इन नेचर। तो बिफोर ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी देयर वर फोर फोर्सेस: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। 1965 में जब डॉक्टर अब्दुल सलाम और अमेरिकन साइंटिस्ट वेम्बर्ग ने टू फोर्सेस को यूनिफाई किया, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये ऑलरेडी आप लोगों को इल्म है, सिर्फ मैं वहाँ से बात को पिक करना चाहता हूँ। 1969 में इन टू साइंटिस्ट ने टू फोर्सेस को यूनिफाइड किया। वन वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड अदर वाज वीक न्यूक्लियर फोर्स। और उसने ये कहा कि बोथ फोर्सेस आर सेम इन नेचर, और इन दोनों को यूनिफाइड करके एक सिंगल फोर्स का नाम दिया जिसे कहा गया इलेक्ट्रो वीक फोर्स। तो इस तरह 1979 में बोथ वर्ड अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर दिस ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। तो अब रिसेंटली तीन फोर्सेस हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रो वीक फोर्स। इलेक्ट्रो वीक फोर्स में टू फोर्सेस मर्ज हो गई हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हेमनली बॉडीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो हमने स्टडी करनी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारा पूरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के इर्द गिर्द वेरी करेगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है उसको आपने स्टडी करना है। तो इस फोर्स तक जाने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हम एक न्यूक्लियस लेते हैं, पेज नंबर 32 पे देखें, मैंने एक न्यूक्लियस लिया जिसमें टू प्रोटॉन्स हैं। तो टू प्रोटॉनों के दरमियान न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, जिसे हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। तो अगर हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करें, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्र। आर इनके दरमियान डिस्टेंस है जो ऑलमोस्ट 1 फेमटो के इक्वल है, 10⁻⁻15 मीटर। और m1 एक प्रोटॉन का मास, m2 दूसरे प्रोटॉन का मास, क्योंकि टू सिमिलर प्रोटॉन्स हैं, सिमिलर पार्टिकल हैं, तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एफ जी इक्वल टू जी एम स्क्र डिवाइडेड बाई आर स्क्र, क्योंकि मासेस का प्रोडक्ट आ गया है, मैंने नीचे पी लिखा है, मास ऑफ प्रोटॉन। और ये जो फोर्स है ये इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ये प्रोटॉनों को इनवर्ड सरफेस टेंशन की तरह का एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के इनवर्ड पुल कर रही है। अच्छा, अब इसी तरह कूलम लॉ के तहत प्रोटॉनों पे सिमिलर चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स होगी। तो कूलम रिपल्सिव फोर्स पे हम कूलम लॉ अप्लाई करते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्र। तो Q1 Q2 क्योंकि सेम है, प्रोटॉन का चार्ज है, तो ये भी हो जाएगा के Q स्क्र डिवाइडेड बाई आर स्क्र। आर वही है 1 फेमटोमीटर, 1 फेमटो 10⁻⁻15 मीटर। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब दोनों की रेशो ले लें, कूलम फोर्स को न्यूमरेटर में रखें और डिनोमिनेटर में ग्रेविटेशनल फोर्स को, और ये वैल्यूज़ डालें। जी की वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन, के की वैल्यू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और आर की वैल्यू ये आप खुद से सॉल्व करें। तो ये एक फैक्टर आता है 10⁻38। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एफ सी यानी कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू प्रोटॉन इक्वल एट 10⁻38 टाइम्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सेम प्रोटॉन्स। It would mean that कि कूलम रिपल्शन फोर्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स से ग्रेटर है बाय फैक्टर 10⁻38। एक के आगे 38 जीरो है। यू कांट इमेजिन अबाउट इट कि ये कितना मैग्नीट्यूड बनता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इफ़ टू प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस रिपेल आउट with such a tremendous force, then repelling proton would fly off in all direction in case of heavy nucleus, and as a result nucleus will be unstable and it will be shattered down। यानी अगर प्रोटॉन एक दूसरे को इतनी स्ट्रॉन्ग और ट्रेमेंडस रिपल्शन फोर्स से रिपेल करते हैं तो फिर तो प्रोटॉनों को रिपेल आउट हो जाना चाहिए और न्यूक्लियस का स्टेबल स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाए, उसके स्ट्रक्चर में कंपोजिशन में चेंज आ जाए और न्यूक्लियस शटर्ड हो जाए। तो यहाँ एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन अराइज होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलावा भी न्यूक्लियस में कोई
ऐसी फोर्स मौजूद है जो बाय नेचर अट्रैक्टिव है और रिलेटिव स्ट्रेंथ उसकी कूलम रिपल्शन फोर्स के ऊपर डोमिनेंट है, और वो इनवर्ड न्यूक्लियंस को पुल प्रोवाइड करती है जिससे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट 1938 में एक जापानीज साइंटिस्ट था युकावा, उसने न्यूक्लियंस के दरमियान सबसे पहले तो एक एक्सचेंज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जब भी न्यूक्लियंस कोई भी टू पार्टिकल्स नेचर में आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है जिसको मेडिएटिंग पार्टिकल या एक्सचेंज पार्टिकल भी कहते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा डिटेल में उसको, अभी यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो ये एक्सचेंज पार्टिकल था मीज़ान, और न्यूक्लियंस के दरमियान जो एडिशनल फोर्स यहाँ से नई फोर्स इंट्रोड्यूस्ड हुई उसे नाम दिया गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियंस in the atomic nucleus that hold nucleons together inside the nucleus in a stable state is called न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी ऐसी फोर्स जो न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर एक तो स्टेबल रखे और उसकी नेचर कैसी हो, अट्रैक्टिव हो, और उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या हो, ओवर कूलम रिपल्शन फोर्स डोमिनेट करे, यानी उससे ग्रेटर हो अप टू सर्टेन एक्सटेंट, नॉट ऑल सर्कमस्टांसेस। हैवी न्यूक्लियस के लिए वीक हो जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अप टू सर्टन एक्सटेंट, यानी ये खास रेंज तक ये डोमिनेंट होगी कूलम रिपल्शन फोर्स के ऊपर, और उसके बाद ये वीक बन जाती है, इसलिए रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो बात की बात है। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन कहानी थी कि हमने इसको पिकअप कैसे करना है। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फोर्स में पहली प्रॉपर्टीज़ है सेचुरेशन प्रॉपर्टी। सेचुरेशन प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियस में 15 से 20 न्यूक्लियंस हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो ये न्यूक्लियंस याद रख लें अपने आप को एक ख़ास तरीके से एक सिमेट्रिक मैनर से अरेंज करते हैं। ये नहीं है कि वैसे ही जाके न्यूक्लियस में रेंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगे। यहाँ एक शेल मॉडल है, हम आगे पढ़ेंगे, जिस तरह न्यूक्लियस के बाहर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकुलर रूल्स के तहत, क्वांटम नंबर्स के प्रिंसिपल के तहत पार्टिकुलर शेल, और शेल के अंदर सब शेल, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, और फिर उनकी पार्टिकुलर ओरिएंटेशन होती है, इस तरह अरेंज की होती हैं। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस भी उस शेल मॉडल के कंसेप्ट को फॉलो करते हुए अपने आप को अरेंज करते हैं। तो जब न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस अरेंज होते हैं तो कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है जिसमें मीज़ान एक्सचेंज होता है बिटवीन न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियंस आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है ओनली बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, यानी साइट न्यूक्लियन जो सरफेस पे होते हैं या एक ख़ास रेंज से बियॉन्ड होती हैं, उनके दरमियान इंटरेक्शन नहीं होती। इंटरेक्शन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स। तो नियरेस्ट नेबर्स जो हैं वो एक ख़ास डिस्टेंस होता है, जिस डिस्टेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट भी करेंगे, मैं बताऊंगा। लेस देन 1 फेम्टोमीटर न्यूक्लियर डायमेंशन से लेस होता है, इवन न्यूक्लियर रेडियस या उसके इक्वल या उससे भी लेस होता है। तो उस डिस्टेंस में जो न्यूक्लियंस आती हैं उसके दरमियान ये इंटरेक्शन पाई जाती है। तो इस चीज़ को ज़रा गौर से सुने कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर लिमिटेड इन रेंज एंड एज ए रिजल्ट न्यूक्लियन इंटरैक्ट स्ट्रांगली ओनली विद देयर नियरेस्ट नेबर। दिस अफेक्ट इज यूजुअली रेफर्ड एज सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। अब इसको समझने के लिए लेट्स से द बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियन से लेट्स सपोज बिटवीन टू न्यूक्लियन इज 8 MeV। 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी है टू न्यूक्लियन के दरमियान सैचुरेशन प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए। And if two nucleons interact with the binding energy of 8 MeV and there are 50 nucleons, अगर 50 nucleons हों तो फिर इंटरेक्शन होगी 50 मल्टीप्लाई बाई 8 400 MeV। तो ये एक पेज नंबर 32 पे मैंने दिया हुआ है। तो इससे पता ये चला कि जो न्यूक्लियन की तादाद बढ़ रही है तो टू न्यूक्लियन वाली इंटरेक्शन, न्यूक्लियन की तादाद बढ़ने से मुराद ये है कि जितना उनका मास नंबर है उस रेट से बढ़ेगी। तो इट मीन इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, यानी बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियन। अब अगर हमारे पास सपोज 20 न्यूक्लियंस हैं तो उनमें से मैं एक न्यूक्लियंस ए न्यूक्लियन कंसिडर कर लेता हूं या एक्स न्यूक्लियन कंसिडर करता हूं।
एक्स न्यूक्लियन है 20 नंबर वाला, तो पीछे रह जाएंगे 19, तो उसे मैं लिख सकता हूँ 20-1। तो अब मेरे पास न्यूक्लियन की तादाद ए है, कैपिटल ए, मास नंबर, तो मैं इसमें से एक कंसिडर करता हूँ, तो पीछे कितने बच जाएंगे, A-1। अगर मास नंबर 20 है तो A-1 क्या हो गया, 20-1। अगर मास नंबर 50 है तो A-1 क्या हो जाएगा, 49, 50-1। तो इस तरह कहता है कि it would mean that the binding energy proportional to A. If each nucleon interact with all the rest A-1 nucleon, then the interaction between nucleon will be A into A-1। तो आप इक्वेशन नीचे इक्वेशन 1 में देखें, A इंटू A-1 तो A स्क्र माइनस ए। अब ये इंटरेक्शन का एक फार्मूला आ जाता है कि न्यूक्लियर इंटरेक्शन इनसाइड द न्यूक्लियस जो है वो डिपेंड कर रही है मास नंबर A, और जो रिमेनिंग बच जाने वाले न्यूक्लियन है A-1, तो मल्टीप्लाई करें A स्क्र माइनस ए, इक्वेशन 1। इन केस ऑफ हैवी न्यूक्लियस जिनका मास नंबर ग्रेटर होता है तो ये इंटरेक्शन वेरी करेगी A इंटू A-1, तो ये नियरली इक्वल टू A स्क्र। इसमें माइनस से टर्म एलिमिनेट कर दी गई है, क्योंकि बहुत हैवी न्यूक्लियंस में जब ए स्क्र लेते हैं तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट आता है, उसमें से माइनस ए वाली टर्म को निगलेक्ट किया गया है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंट इसको ओबे नहीं करता, एक्सपेरिमेंटली ये डिस्कवर नहीं हुआ है। बहरहाल आप ये याद रख लें। तो ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट इज कंट्राडिक्शन टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दैट वी शुड एलिमिनेट माइनस ए, अकॉर्डिंग टू विच द बाइंडिंग एनर्जी इन हैवी न्यूक्लियस rises or depends square of A, square of mass number. Thus we conclude that interaction is between only the neighboring nucleon and the nuclear forces are said to be saturation। तो ये saturation property थी। सेकंड प्रॉपर्टी है हल्की सी, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस से मुराद ये है, ऐसे अभी जैसे कि मैंने बताया कि न्यूक्लियस के इनसाइड जो न्यूक्लियंस हैं ये इंटरेक्शन करती हैं नियरेस्ट नेबर के दरमियान। तो वो न्यूक्लियन जिनका डिस्टेंस, जिनका जो मीन फ्री पाथ है जो आर है, स्मॉल आर, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियन लेस देन न्यूक्लियर डायमेंशन इक्वल टू आर लेस देन न्यूक्लियर साइज आर इक्वल टू आर लेस देन न्यूक्लियर रेडियस, इससे लेस आएगा, 10⁻⁻14 मीटर से लेस आएगा, तो वो न्यूक्लियन एक दूसरे के साथ मीज़ान इंटरचेंज करेंगे और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो इससे पता ये चला कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज इन नेचर, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि लॉन्ग रेंज फोर्स है, अर्थ और सन, मून और अर्थ, मून और सन के दरमियान। तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, हम न्यूक्लियस के अंदर है जिसका फिजिकल वजूद ही नहीं है, जिसको नेकेड आई से देखा ही नहीं जा सकता, और उसके अंदर भी हदें कायम कर दी गई हैं कि न्यूक्लियर डायमेंशन से भी लेस डिस्टेंस पे ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी। इसलिए इस फोर्स को कहते हैं शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स। शॉर्ट रेंज। तीसरी आते हैं चार्ज इंडिपेंडेंट। तो चार्ज इंडिपेंडेंसी को इस तरह एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, आप लाइट एलिमेंट को देखें, फॉर एग्जांपल H11 हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। इसके बाद आप हीलियम पे आए, हीलियम 24, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, लिथियम 36, 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, इसी तरह कार्बन 612, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन 714, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। लेकिन जब आप सोडियम 1123 पे जाते हैं तो प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन 12 हैं, यानी न्यूट्रॉन की तादाद 1 टाइम इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह आप करते करते आगे जाएं तो कुछ न्यूक्लियस ऐसे होंगे जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन डेंसिटी से बहुत ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल होंगे, इन्हें कहा जाता है न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई जो हैं वो स्टेबल है ज़्यादा। अब क्वेश्चन ये है कि इनकी स्टेबिलिटी किस वजह से है। तो यहाँ ये देखा गया कि जिस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन डेंसिटी से ज़्यादा है वहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान भी यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है विद एक्सचेंज ऑफ वर्चुअल मीज़ान। तो पता ये चला कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं है, तो इट वुड मीन दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स आल्सो एग्जिस्ट अमंग न्यूट्रल पार्टिकल्स। इट मे एग्जिस्ट बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन and as well as न्यूट्रॉन विद एक्सचेंज ऑफ मीज़ान। मीज़ान का कंसेप्ट में डिटेल में मीज़ान थ्योरी या मीज़ान थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस या युकावा पोटेंशियल में दूंगा। तो यहाँ सिंपल ये बताना था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज
इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है। इसमें चार्ज पार्टिकल के दरमियान भी ये पाई जा रही है, प्रोटॉन टू प्रोटॉन, और न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी पाई जा रही है, यानी एक चार्ज नेचर रखने वाला और एक न्यूट्रल पार्टिकल। तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेल इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। लास्ट प्रॉपर्टी है स्पिन डिपेंडेंट। ये हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। यहाँ मैं हल्का सा आइडिया देता हूँ कि स्पिन डिपेंडेंसी कैसी है न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो द आइडिया ऑफ spin dependency of nuclear forces arises from the concept of deuteron. Let us consider the isotope of hydrogen deuteron H12 in which प्रोटॉन की तादाद 1 है और न्यूट्रॉन की तादाद भी 1 है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है और दोनों की स्पिन जो है वो हाफ एच कट है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की स्पिन हाफ एच कट है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन में दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम डायरेक्शन में स्पिन करते हैं तो रिजल्टेंट स्पिन क्या हो जाएगी? हाफ एच कट प्लस हाफ एच कट 1 एच कट इंटीग्रल एच कट। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं तो हाफ एच कट माइनस हाफ एच कट रिजल्टेंट स्पिन हो जाएगी 0। यानी ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन की रिजल्टेंट स्पिन या 0 आ रही है या इंटीग्रल एच कट आ रही है। अब 0 स्पिन वाला न्यूक्लियस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो पता ये चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस में अपोजिटली स्पिन नहीं कर रहे हैं बल्कि एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। उनकी स्पिन पैरेलल है, सुपरपोजिशन हो रही है। तो यहाँ पता ये चला कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी स्पिन ओरिएंटेशन कोरिलेट करती है, सुपर इम्पोज होती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट सामने आता है कि रिजल्टेंट स्पिन इंटीग्रल एच कट आ रही है और रिजल्टेंट स्पिन का इंटीग्रल एच कट का ना इस बात को प्रूव करता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है ये स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंट ऑफ स्पिन है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। तो इसको हम प्रूव करेंगे आगे चल के। ये तो बहुत लंबा चैप्टर है, तो ये हल्का कंसेप्ट प्रॉपर्टी के लिहाज से ये सामने आ गया। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इसके बाद पेज नंबर 33 पे जाएं तो वहाँ पर एक्सचेंज पार्टिकल फॉर इंटरेक्शन, हम इसको ज़रा स्टडी करते हैं। जैसे कि नेचर में जितनी फोर्सेस पाई जाती हैं, मैंने कहा कोई ना कोई पार्टिकल एक्सचेंज होता है। इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ग्रेविटोन of spin 2 is the exchange particle. It would mean that when two masses attract with each other, the exchange particle between masses is graviton, whose spin is 2, but still yet its various property is to be discovered. Similarly, the exchange particle between fermions or boson of spin integral, यानी fermions के दरमियान जो exchange particle है वो boson है। इसी तरह in case of electromagnetic interaction, the exchange particle is photon. वेल कॉमन, वेल नोन, फेमिलियर कंसेप्ट है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होती है तो फोटॉन एक्सचेंज होता है। तो इसी तरह 1939 में जापानीज साइंटिस्ट योकावा ने कहा कि व्हेन टू न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस इंटरैक्ट विद ईच अदर, द एक्सचेंज पार्टिकल इज दैट ऑफ वर्चुअल मीज़ान। अब मीज़ान 3 तरह का है, पॉजिटिव मेज़ान, नेगेटिव मेज़ान, न्यूट्रल मेज़ान। पाई इसका सिंबल है, तो ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल। इस मेज़ान का जो मास है वो ऑलमोस्ट 272 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ये मटेरियल पार्टिकल है, एनर्जी पार्टिकल नहीं है। तो ये युकावा थ्योरी में बहुत डिटेल में डिस्कस होगा। तो यहाँ आज या अभी जो बेसिक कंसेप्ट है कि न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जब एग्जिस्ट करेगी तो जो पार्टिकल एक्सचेंज होगा वो मीज़ान होगा। तो युकावा थ्योरी पे जाने से पहले जापानीज साइंटिस्ट युकावा ने जो कॉन्सेप्ट दिया न्यूक्लियन के दरमियान इंटरेक्शन का, उससे पहले कुछ आइडियाज़ थे डिफरेंट साइंटिस्ट के, हम ज़रा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइडिया था मेजरना का। तो मेजरना न्यूक्लियर इंटरेक्शन के बारे में क्या कहता है? इसने न्यूक्लियन के दरमियान जो फोर्स है, इस फोर्स को एक नाम दिया स्पेस एक्सचेंज फोर्स। तो ये पेज नंबर 33 पे देखें। ये कहता है कि when two nucleon interact with each other and if R1 R2 be the position vector of two nucleons and S1 S2 be the spin coordinates of two nucleon and psi is their wave function,
साई इज देयर वेव फंक्शन। तो व्हेन टू न्यूक्लियन इंटरैक्ट ईच अदर, आप इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें, साई ब्रैकेट के अंदर R1 R2 S1 S2, एरो के बाद लिखा हुआ है साई R2 R1 S1 S2, यानी व्हेन टू न्यूक्लियन interact with each other, after interaction both exchange their space orientation while spin orientation remains same। यानी एरो के बाद आप वेव फंक्शन साई को देखें तो पोजीशन वेक्टर R1 की जगह R2 आ गया है और R2 की जगह R1 आ गया है, और स्पिन ओरिएंटेशन S1 S2 अपनी जगह पर है। इसलिए यहाँ ये कंसेप्ट हुआ कि जब टू न्यूक्लियन इंटरैक्ट करती हैं वो अपनी स्पेस एक्सचेंज कर लेती हैं, स्पिन एज इट इज़ रहती है, इसलिए इस फोर्स को कहते हैं स्पेस एक्सचेंज फोर्स। ये आइडिया हमें कौन दे रहा है? ये मजरना दे रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ब्लैंक्स बन सकती है इस तरह की। तो ये बिफोर इंटरेक्शन वेव फंक्शन साई R1 R2 S1 S2, एंड आफ्टर इंटरेक्शन वेव फंक्शन क्या बन गया? साई R2 R1 S1 S2। इसी तरह फिर एक और सेंटेंस था बटलेट। बटलेट ये कहता है कि व्हेन टू न्यूक्लियन इंटरैक्ट विद ईच अदर आफ्टर इंटरेक्शन देयर स्पेस ओरिएंटेशन रिमेन्स सेम व्हाइल स्पिन ओरिएंटेशन विल चेंज। अब इसने ऊपर वाले कंसेप्ट के अपोजिट कंसेप्ट दे दिया। अब इसकी इक्वेशन को देखें, साई R1 R2 S1 S2, एरो के बाद देखें आफ्टर इंटरेक्शन साई R1 R2, स्पेस पोजीशन वेक्टर सेम है, पोजीशन वेक्टर R1 R2 सेम है, जबकि पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ स्पिन ओरिएंटेशन चेंज हो गई है S2 S1। तो इसलिए इसे कहते हैं स्पिन एक्सचेंज फोर्स। ये आइडिया था बटलेट का। अब लास्ट वन आइडिया है हेजनबर्ग ये कहता है कि व्हेन टू न्यूक्लियन इंटरैक्ट विद ईच अदर आफ्टर इंटरेक्शन बोथ विल एक्सचेंज रिलेटिव स्पेस एज वेल एज स्पिन ओरिएंटेशन, यानी उनकी स्पेस ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगी और स्पिन ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगी। अब हेजनबर्ग का आइडिया देखें, साई R1 R2 S1 S2 बिफोर इंटरेक्शन और आफ्टर इंटरेक्शन एरो के बाद वेव फंक्शन साई कैसे चेंज हो रहा है? R2 R1 S2 S1, यानी पोजीशन वेक्टर्स भी दोनों के चेंज हो गए और स्पिन भी चेंज होगी। अब नीचे मैंने फिगर बनाई है, इससे बड़ा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। इस फिगर में पेज नंबर 33 के बॉटम पे देखें बी आई मीन बिफोर इंटरेक्शन। अब एक प्रोटॉन मैंने शो किया हुआ है, ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और साथ न्यूट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। प्रोटॉन का पोजीशन वेक्टर है R1, न्यूट्रॉन का पोजीशन वेक्टर है R2। अब जब मीज़ान एक्सचेंज होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान, इनके दरमियान स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स आएगी। तो आफ्टर इंटरेक्शन ए आए, आप देखें प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन ने ले ली और इसकी पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया R2, और न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन ने ले ली, पोजीशन वेक्टर आ गया R1। अब न्यूट्रॉन देखें पहले एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी स्पिन भी चेंज हो गई। और प्रोटॉन को देखें पहले क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसकी स्पिन भी चेंज हो गई। तो इस तरह स्पेस स्पिन एक्सचेंज फोर्स से कहा जाता है। ये हेजनबर्ग का आइडिया था। तो ये तीन आइडियाज थे बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ युकावा पोटेंशियल मीज़ान थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, जो कि 1939 में इंट्रोड्यूस्ड हुई। अब युकावा साहब क्या कहते हैं, किस तरह का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा हेल्दी लेक्चर है। ये नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। एक दूसरी बात कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें असाइनमेंट